नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज सिद्धू मूसेवाला को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से उनके फैंस ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कौन वो बेरहम हत्यारे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। धीरे धीरे पुलिस कड़ी को जोड़ रही है, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में बड़ी खबर यही कि राहुल गांधी मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। तो कल मानसा में मूसा गांव जाएंगे राहुल गांधी, मूसेवाला के परिवार से मुलाकात वो करने वाले हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे सिद्धू मूसेवाला के परिजन और उन्होंने मुलाकात भी की थी। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के नेता भी रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के नेता थे, तो ऐसे में सीधे राहुल गांधी ये चाहते हैं कि उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी जाए, क्योंकि ये बहुत दुख की घड़ी है उनके परिवार के। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता राजा पटेल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, लगातार सिद्धू के परिजनों से मिलने का सिलसिला नेताओं का जारी है और जब राहुल गांधी मिलेंगे तो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस नेता भी थे सिद्धू मूसेवाला, जैसा कि कमल ने जिक्र किया, और अब कल मुलाकात होगी। उसके बाद संभव ये भी है कि पंजाब की आप सरकार को घेरा जाए कानून व्यवस्था को लेकर, सिक्योरिटी हटाए जाने को लेकर। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के परिवार की बात करें, इससे पहले कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे उनकी चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी उनके पिता की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हुई थी। पर जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कल राहुल गांधी मानसा जाएंगे और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो विपक्ष की बात करें वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, और जिस तरीके से कल राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, उनके साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली से, वो भी पंजाब जाएंगे, और जिस तरीके से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति की हम यहाँ पर बात करें तो मुलाकात के बाद तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर उनको घेरते हुए कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो नजर आएंगे। जी आप राजा, इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता भी राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं सिद्धू के घर। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है कि जो वरिष्ठ नेता हैं और जो दिल्ली से राहुल गांधी के साथ यहां से जा सकते हैं। हालांकि अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, पर जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि जो बड़े और सीनियर लीडर हैं वो भी राहुल गांधी के साथ यहां से कल दिल्ली से रवाना होंगे और पंजाब पहुंचेंगे। और जो जानकारी है पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात करें, वो एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। उसके बाद वहां से सीधा राहुल गांधी मानसा जाएंगे। जी राजा, देखिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर केवल पंजाब की नहीं बल्कि पूरे ही देश में आक्रोश है। आपने भी बात की और गृह मंत्री से मिले भी थे उनके परिजन। अब राहुल मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ रहेगा इस दौरान? मुलाकात के बाद क्या वो मीडिया से बात करेंगे, और मीडिया से अगर बात करते हैं किस तरह की बात उनकी ओर से की जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार का हम अपडेट दे रहे हैं इस मामले से जुड़े। बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने केकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिल्कुल, केकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और लगातार ये सिलसिला जारी है। 8 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। आरोपी केकड़ा से पुलिस पूछताछ कर रही है। शूटर्स को गाड़ियां मुहैया करवाने वाले केकड़ा नाम के इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में देखने वाली बात है कौन कौन से बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कमल, हम बार बार ये कहते हैं कि केवल दोनों गाड़ियों में जो लोग सवार थे वो ही वारदात में शामिल नहीं है, बल्कि जहां से प्लानिंग की शुरुआत हुई, जहां से रेकी की गई, हथियार जुटाए गए और इसके अलावा जो गाड़ियां मुहैया करवाई गई, तमाम लोग जो सूचना दे रहे थे, तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी। और पंजाब पुलिस लगातार कड़ी दर कड़ी मामले की जांच कर रही है। और ये तस्वीर जिसको गिरफ्तार किया गया कि इससे जुड़ी, हालांकि हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि 8 फोटो सामने आ चुके हैं और जो कि संदिग्ध मान गए हैं पंजाब पुलिस की ओर से। 8 संदिग्ध ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता राजा पटेल लगातार जुड़े हैं जो इस खबर पर भी नजर बनाए हुए। राजा, ये केकड़ा नाम का शख्स कौन है, कोई जानकारी मिल पाई है? ये तो जानकारी मिली है कि इसने गाड़ियां मुहैया करवाई होंगी, यही संदिग्ध इसकी भूमिका इस पूरे केस में लग रही है। लेकिन फिर भी क्या किसी गैंग का सदस्य हो सकता है या फिर इसका काम ही यही होगा किस तरह से वारदातों के लिए गाड़ियां मुहैया करवाता हो अपराधियों को?
और बिल्कुल देखिए कमल, जिस तरीके से शुरुआती जो जानकारी है, जो ये केकड़े नाम शख्स को जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हालांकि जो पुलिस जानकारी दे रही है कि जो गाड़ियां हैं वो मुहैया कराई गई थी, पर पुलिस बारीकी से पूछताछ कर रही है कि कौन से गैंग का सदस्य है, कितने दिन से सक्रिय था, कितने दिन से रेकी कर रहे थे, इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस पूछताछ जरूर कर रही है। पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और आगे जिस तरीके से 8 जो फोटो है जो संदिग्ध हैं उनकी फोटोज कहीं ना कहीं पुलिस अलग अलग राज्यों में भेज रही है, क्योंकि जो जानकारी है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों के तार यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंजाब पुलिस अब एक्टिव जरूर नजर आ रही है और जिस तरीके से हम बात करें पंजाब पुलिस की, काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बिल्कुल, तो कई राज्यों के कई लोग शामिल रहे हैं, जो जानकारी 8 लोगों की तस्वीरें सामने आ चुकी है, अलग अलग फुटेज सामने आ रही है और उसी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस लगातार तलाश में भी जुटी है। आप बने रही राजा हमारे साथ, चूंकि अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो मूसेवाला हत्याकांड मामले में बड़ी खबर एक और आपको बता दें, हत्याकांड के 8 संदिग्ध की फोटो सामने आई है। बिल्कुल, इसके बारे में खबर तक ने पहले भी आपको जानकारी दी थी। पुलिस सभी 8 संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। 8 लोगों का हत्याकांड में बड़ा हाथ बताया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, 2 हरियाणा से, 2 महाराष्ट्र, 3 पंजाब और 1 राजस्थान का आरोपी बताया गया है। इससे अंदाजा ज्योति लगाया जा सकता है कि जो प्लानिंग है वो किस तरीके से की होगी और कहां से संबंधित है, और हो सकता है किसी न किसी गैंग के सदस्य हो। एक बड़ी साजिश के तहत इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले 3 से 4 महीने से कमल लगातार प्लानिंग की जा रही थी और आखिरकार इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। राजा, 8 तस्वीरें सामने हैं और जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि इन आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। अब देखना यह है कि क्या सभी एक गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर एक वारदात को अंजाम देने के लिए, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए सभी लोग आपस में जुड़ते चले गए। और बिल्कुल देखिए काफ़ी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी दी है और जिस फोटो कहीं ना कहीं सामने निकलकर सामने आई है कि अलग अलग राज्य के तार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो काफ़ी सातिराना तरीके से ये पूरी प्लानिंग हो रही थी। जिस तरीके से जो जानकारी है, काफ़ी लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला की रेकी यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि जो पुलिस ने जानकारी दी है शुरुआती की, इन सभी फोटोज़ को अलग अलग राज्य में भेज दिया और जल्द जो जानकारी है कि करीब हैं, यानी इन जो ये आरोपी हैं, जो संदिग्ध हैं, इनके करीब पुलिस बताई जा रही है, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की बात जरूर कर रही है। अब गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि कौन सी गैंग से थे, किस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया, किसके कहने पर दिया, ये सभी कहीं ना कहीं पूछताछ का विषय है। पर जिस तरीके से फोटोज अब सामने आई है, पुलिस कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है और जल्द से जल्द पकड़ने की बात भी कहीं ना कहीं पुलिस कहती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजा, तो मास्टरमाइंड कौन है, वारदात में शामिल कौन कौन लोग हैं, जानकारी किसने दी, रेकी कौन कर रहा था, तमाम वो लोग जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वारदात में शामिल थे, सभी तक पहुंचने के प्रयास में है पंजाब पुलिस। आगे बढ़ते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नया सीसीटीवी भी सामने आया है, उसके बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो सीसीटीवी सामने आया है, ये हत्या के कुछ देर पहले का सीसीटीवी बताया गया है। तो जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया, उससे कुछ ही देर पहले का ये वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। 5:29 का, नहीं 5:15 का दरअसल, क्योंकि 29 मई को वारदात को अंजाम दिया गया। 5:15 बजे का ये वीडियो है, यानी घर से निकलने के बाद कमल और वारदात से कुछ ही देर पहले रास्ते का ये वीडियो। बिल्कुल, 2 लोगों को संदिग्ध पुलिस मान रही है। सीसीटीवी में सेल्फी लेने वाले लड़के हैं, कुछ युवक हैं जिनको पुलिस संदिग्ध मानकर चल रही है और इनकी तलाश भी जायज तौर पर की जा रही है। जिस तरह से सेल्फी ली गई हो, संभावना तो ये भी है कि देखा गया हो गाड़ी में कौन कौन मौजूद है। क्या पहले जो जानकारी मिली थी कि गनमैन साथ नहीं है, क्या वो जानकारी पुख्ता के एक बार फिर से निश्चित किया गया होगा? क्या सिद्धू के पास हथियार तो नहीं है, गन तो नहीं है, इस बात को भी कहीं ना कहीं सेल्फी में कैप्चर किए जाने का प्रयास रहा होगा, क्योंकि सिद्धू को जाहिर है भनक इस बात की नहीं रही होगी कि रूटीन जो फैंस मिलते हैं, रोजाना जो लोग मिलते हैं, ये उनसे अलग या संदिग्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उससे ठीक पहले इन लोगों का सिद्धू मूसेवाला के पास आना, सेल्फी खिंचवाना, उससे पहले जानकारी मिली थी कि एक शख्स उनके घर भी गया था, फैन बनकर चाय तक घर पर पी के आया था। ये तमाम जो रेकी की बातें ये सामने आ रही है, तो वही बात है ज्योति की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, उसके बाद ही कोई ना कोई सच निकलकर सामने आएगा और पुलिस इसी सच को सबके सामने लाना चाहती है। बिल्कुल, और इंतजार भी है सभी को कि सिद्धू को, उनके परिजनों को इंसाफ मिले, दोषियों को उनके अंजाम तक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग लगातार लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और फतेहाबाद से भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी। सबसे पहले खबर तक ने आपको जानकारी दी थी, कल ये जानकारी निकलकर सामने आई देर रात को कि पुलिस ने फतेहाबाद से भी एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया।
तो पंजाब पुलिस ने मूसावाली गांव से युवक को पकड़ा। और कमल, ये हरियाणा पुलिस के लिए अलार्मिंग सिचुएशन के अपने आप में कि गैंग से हरियाणा के लोग भी जुड़े मिले थे। हरियाणा में भी रंगदारी की, लूट की, हत्याओं की घटनाएं पहले से अधिक सामने आ रही हैं। बिल्कुल, पहले से ही इस युवक पर कई मामले दर्ज थे और मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ पुलिस इससे करेगी, क्योंकि अपने साथ पंजाब पुलिस हिरासत में इस संदिग्ध युवक को लेकर गई है। ठीक कहा ज्योति आपने, लगातार क्राइम का ग्राफ तो लगता बढ़ ही रहा, लेकिन गैंग के साथ कुछ युवकों का जुड़ना और इस तरह की वारदात को अंजाम देना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जो व्यापारी होते हैं या अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या आम लोग भी मान लीजिए, एक डर, एक खौफ होता है उनमें, जिस तरह से इस वारदात को भी अंजाम दिया गया है। इस खबर पर अंतिम सवाल राजा पटेल से हम ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राजा, कुल मिलाकर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक के बाद एक बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन क्या हम ये मानकर चले कि पंजाब पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा कि इस हत्या की वारदात के पीछे क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था या फिर किसी और का भी हाथ हो सकता है? और बिल्कुल देखिए कमल, ये कहना जल्दबाजी हुआ कि पंजाब जो पुलिस काम कर रही है, क्या वो सही दिशा में काम कर रही है। हालांकि पंजाब पुलिस की हम बात करें तो वो संदिग्ध, क्योंकि जिस तरीके से फतेहाबाद से गिरफ्तारी होती है उनको भी संदिग्ध कहा जाता है। हालांकि पंजाब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है, घटना से थोड़ी देर बाद का सीसीटीवी फुटेज है, फैन बनकर गाड़ी को रुकवाकर सेल्फी लेते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ज्योति ने बताया कि गाड़ी के अंदर कितने हथियार हैं, किस तरीके की रेकी की जाती है, इन सभी पहलू को लेकर पंजाब पुलिस जांच जरूर कर रही है। पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है पंजाब पुलिस पर कि आखिरकार किस तरीके की कानून व्यवस्था है। क्योंकि जिस तरीके से फैंस की हम बात करें, पंजाब की बात करें, लोग काफ़ी परेशान हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, इतने बड़े गैंग का हाथ होता है, इतने बड़े जो लोग हैं अलग अलग राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस एंगल से राजा की कब तक इंसाफ मिलता है सिद्धू को, उनके परिजनों को। क्योंकि ये ना हो कि जब तक मीडिया में है कमल तब तक बातें हो, उसके बाद मामला ठंडे बस्ती में चला जाए या फिर सालों साल केवल जांच ही चलती जाए, तारीखें ही होती रखें। तो देखना यह है कि कब तक इंसाफ मिल पाता, कि सभी आरोपियों को, मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता, कि उन्हें सजा मिलती है। बहुत शुक्रिया राजा, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बिल्कुल, जांच अंजाम तक पहुंचनी चाहिए और जल्द ही ऐसा हो भी सकता है अगर बहुत तत्परता से और बहुत तेजी के साथ इस मामले को देखा जाए। अब आगे बढ़ने का समय है, कुछ और खबरों की बात हम कर लेते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का एक ट्वीट इस समय सुर्खियों में। जानकारी है इस ट्वीट को लेकर कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से उन्होंने चर्चा की, लेकिन ज्योति यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि इससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात करनी, फिर बीजेपी के हरियाणा प्रभारी से मुलाकात करना, यह बताता है कि दुष्यंत चौटाला गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत भी करना चाहते हैं और अपनी बातों को भी बताना चाहते हैं। और सीक्वेंस अगर देखी जाए कमल, पहले निकाय चुनाव अलग लड़ने का फैसला बीजेपी का, उसके बाद एक साथ लड़ने का फैसला, उसके बाद दुष्यंत दिल्ली में जेपी नड्डा से मिलते हैं और अभी बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। अब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मुलाकात हुई है। प्रदेश के राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई, ये उनकी ओर से ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी गई है। लेकिन सही कहा आपने, ये चर्चा है कि पहले बीजेपी एक निर्णय लेती है कि निकाय चुनाव अलग से लड़ा जाएगा सिंबल पर, जेजेपी के साथ नहीं, फिर अचानक से खबर आ जाती है और ये कहा जाता है कि एक साथ लड़ा जाएगा निकाय का चुनाव। लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई होगी कि कोई कंफ्यूजन दोनों पार्टियों के बीच हुई होगी, लेकिन अब कंफ्यूजन दूर हो चुका है और ये लग रहा है कि एक बार फिर से जो गठबंधन मजबूती की बात जुबान की होती थी, लेकिन अब तस्वीरों के माध्यम से निकलकर सामने। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाली हैं। विनोद तावड़े से मुलाकात की तस्वीर आपने देखी और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के वक्त की तस्वीर है। तो विदेश गए थे दुष्यंत और जैसे ही लौटे कमल, ये पहली मुलाकात रही जो कि दूसरी तस्वीर में है, जेपी नड्डा से आते ही मिले थे। ये टाइमिंग भी वाकई बेहद दिलचस्प है। बिल्कुल, और दुष्यंत चौटाला की ओर से इन तस्वीरों के जरिए बता दिया गया है कि जो सवाल उठा रहे थे कि बीजेपी जेजेपी के बीच खटपट है या सही नहीं चल रहा कुछ भी, तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अपनी ओर से दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी की ओर से बताते नजर आते हैं कि अभी सब कुछ ठीक भी है और आगे भी ये गठबंधन चलता रहेगा और निकाय चुनाव में मजबूती के साथ बीजेपी जेजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन अंजाम क्या होगा चुनाव का और नतीजे क्या होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, तो रोहतक की बात कर लेंगे। पहरावर गांव की जमीन को लेकर विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है और अब हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने एक बार फिर से इस मामले में बड़ा बयान दे दिया है। क्या है वो बयान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
रोहतक के पहरावर की लगभग 16 एकड़ विवादित जमीन पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आई है। ऐसे में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक हैं। ब्राह्मणों को हर हाल में पहरावर की जमीन दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साफ कर चुके हैं, ये जमीन ब्राह्मणों की है और दी जाएगी, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहरावर की जमीन हम 100% देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पूजनीय ब्राह्मण समाज को हम मानते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं, हम ये जमीन देंगे कोई रोक नहीं। दूसरी ओर 4 मई को सीएम की ओर से रोहतक में की गई जिला अदालत और अन्य सरकारी कार्यालय को शहर से बाहर ले जाने की घोषणाओं पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने ऐलान किया कि उनके जिंदा रहते जिला अदालत को शहर से बाहर नहीं जाने देंगे। इस बयान पर पलटवार करते हुए मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस नेता इस पर सियासत कर रहे हैं, कार्यालय शिफ्ट होकर रहेंगे, रोक कोई नहीं सकता। और वहीं डेरा मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी गई है। तो पोस्ट के चलते डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। रिपोर्ट के जरिए जानिए क्या है पूरा मामला। गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम के परिवार के नाम एक चिट्ठी ट्विटर हैंडल पर वायरल हो रही थी, जिसमें लिखा था, हमारे नाम पर परमार्थ लेने वालों की जानकारी हमें दें। हमने किसी को भी नहीं कहा कि संगत से दान इकट्ठा करें। इस पत्र को राम रहीम की बेटी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया था। पत्र में लिखा था कि हमारा नाम लेकर लोगों से परमार्थ इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि हमने कभी भी किसी को भी परमार्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं कहा। आप ऐसे लोगों से बचकर रहें। इसके बाद अब डेरा मैनेजमेंट की तरफ से डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट लिखी गई है। इसमें लिखा है, डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई का काम करता है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर ना तो परमार्थ लिया गया है और ना ही किसी को कहा है। साथ संगत सचेत रहे। ट्विटर पर चल रही इस पोस्ट से तो ऐसा लग रहा है कि डेरा मैनेजमेंट और गुरमीत राम रहीम के परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं है। बड़ी खबर में अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे के डावटा के पास एक यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। बस में सवार लोगों में से जानकारी आधिकारिक तौर पर यह मिली है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन दुखद बात यह कि आंकड़ा मौत का बढ़ भी सकता है। उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बस में सवार कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यमुनोत्री के लिए जा रही बस खाई में गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ। हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा, घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। इलाज के संबंध में डॉक्टर से भी बातचीत की। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सहायता राशि की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर ट्वीट कर शोक जताया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। चलिए झज्जर की बात कर लेंगे। झज्जर के गांव कासनी में देर रात एक युवक गायब हो गया, जिसका शव सुबह खेतों में मिला, जहां पर युवक का शव फंदे से लटका मिला था। हरियाणा के झज्जर के गांव कासनी में एक युवक का शव खेतों में फांसी के फंदे से लटका पाया गया। बताया गया कि युवक मानसिक तौर पर परेशान था। दरअसल युवक का नाम राहुल बताया गया, जो कि मानसिक तौर पर परेशान था। मृतक देर रात से घर से गायब था, जिसे परिजनों ने ढूंढा तो खेतों में शव पाया गया। पुलिस को शिकायत दी गई। मृतक की मां ने बताया कि राहुल पिछले काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान था, जिसके चलते उसने फांसी का फंदा लगाया, जीवन लीला खत्म कर ली। जांच अधिकारी का कहना है कि फिलहाल मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मामले में हर एंगल से जांच जारी है। ये जी एक गांव कासनी के खेतों में है ना, एक फांसी खाकर एक लड़का जिसका नाम राहुल सन ऑफ राजवीर, जो अपने मामा के घर यहीं रहता था, ये बता रहे हैं। जो इसकी मदर ने दरखास्त दी है उसमें कहा कि ये मानसिक परेशानी में था, इस कारण इसने फांसी खाई। पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। तो पुलिस की जांच जारी है। जांच के बाद ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शानदार आगाज हुआ था। तो गेम्स के पहले दिन हरियाणा का जलवा देखा गया है। हरियाणा ने पहले दिन 6 गोल्ड मेडल समेत 24 पदक अपने नाम किए हैं। देखिए, हरियाणा ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने यूथ गेम्स में पहले दिन 6 गोल्ड अपने नाम किए। इतना ही नहीं, हरियाणा ने कुल 24 मेडल पहले ही दिन अपने नाम कर लिए। साइकिलिंग में वृंदा यादव ने गोल्ड जीता है, तो वहीं रेसलिंग में साहिल जागलान ने गोल्ड जीता। हरियाणा में 6 रजत पदक और 12 कांस्य भी जीते गए। वहीं अंबाला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जिम्नास्टिक मुकाबले शुरू हो चुके हैं। अगले 3 दिन जिम्नास्टिक के करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। पहले दिन अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधीर मित्तल मुकाबला देखने पहुंचे, जहां उन्होंने बेहतरीन व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो मेरी जानकारी है कि बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही कायदे से इसका पूरा आयोजन किया गया है जिम्नास्टिक्स के स्पोर्ट के लिए। मैं उनका आभारी हूँ और मैं उनको धन्यवाद कि उन्होंने। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार हरियाणा कर रहा है। इस प्रतियोगिता के ज्यादातर मुकाबले अंबाला, पंचकुला और शाहबाद में खेले जाएंगे। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से मनाए जा रहे आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन पीएम मोदी की ओर से किया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए की सिक्कों की स्पेशल सीरीज भी जारी की है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का और साथ ही 1, 2, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए की सिक्कों की एक खास सीरीज भी लॉन्च इस कार्यक्रम के दौरान की गई है। अगले 1 हफ्ते में अनेक कार्यक्रम आपके विभाग के द्वारा होने वाले हैं। इस अमृत कार्य से जुड़े सभी विभागों को, आपकी हर छोटी मोटी इकाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना, उन सपनों में एक नया सामर्थ्य भरना और नए संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का ये पल है। आजादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग डायमेंशन को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी की अलग को जगाने में अपनी कलम की ताकत का उपयोग किया। किसी ने कोर्ट कचहरी में मुकदमे लड़कर के देश की आजादी में एक नई ताकत भरने का प्रयास किया। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने अपने स्तर पर अपना कोई विशिष्ट योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े। और इस वक्त एक बड़ी खबर, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बड़ा फैसला कैबिनेट का। कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 12 पटवार सर्किल खोलने की भी मंजूरी मिल चुकी है। इस बैठक के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में क्रियाशील पद भरने की मंजूरी। तो ये अहम निर्णय जो आपके सामने है। प्रदीप ठाकुर शिमला ब्यूरो फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, क्या कुछ खास रहा? किन किन फैसलों पर और किन घोषणाओं पर मुहर लगी बैठक में?
बिल्कुल, देखिए आपको अपडेट देना चाहूंगा कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई है और ये बैठक काफी लंबी चली। लगभग कह सकते हैं कि 25 से ज्यादा एजेंडा आइटम इसमें चर्चा में थे। हालांकि शुरुआती दौर में 15 एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई, फिर कुछ सप्लीमेंट्री जुड़े और ये संख्या लगभग 25 के आसपास पहुंच गई थी। और अभी ये बैठक खत्म हुई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्रोन पॉलिसी है उसको मंजूरी जो है वो दे दी है राज्य सरकार ने और हिमाचल प्रदेश ड्रोन को काफी प्रभावी तरीके से अब हिमाचल प्रदेश में इसको कह सकते हैं कि चलाना चाहती है। ड्रोन स्कूल भी हिमाचल में स्थापित हो चुका है और केंद्र सरकार भी ड्रोन के जरिए तमाम जो जरूरी चीजें होती है, दवाइयां हैं या फिर वो कीटनाशकों का स्प्रे है, ये तमाम केंद्र ने भी ये बड़ा फैसला है प्रदीप। इसके अलावा आप फटाफट ये बता पाएंगे जो फ्री बिजली घोषणा को लेकर भी फैसला लिया जाना था, क्या उस पर मोहर लगी है? देखिए अभी जो कैबिनेट के फैसले हैं वो आने बाकी हैं। हालांकि शुरुआती जो फैसले हमारे पास अभी पहुंचे हैं उसमें एक तो ड्रोन पॉलिसी का है, उसके अलावा जो 12 पटवार सर्कल यहाँ पर खुलने हैं, जो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग है उसमें क्रियाशील पद जो है वो भरे जाने हैं और इसके साथ साथ जो उद्योग विभाग है उसमें लेबर एक्ट को लेकर भी चर्चा हुई है। जो मजदूर हैं उनके फेवर का ये लेबर एक्ट हो उसको लेकर भी उसमें चर्चा हुई है। तो विस्तार से जो फैसले हैं वो अभी ठीक है प्रदीप, आप नजर में रखिएगा। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद ही पॉइंट्स के साथ और अलग अलग जो फैसले उसकी जानकारी मिल पाएगी। हिमाचल कैबिनेट की काफी है ये अहम बैठक थी। तो बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अब तक, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।